अब देख लें इसे। तो लास्ट क्लास हमने स्टार्ट किया था थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स में हमने बोलता था एनर्जीज या हीट स्टडी करते हैं या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज स्टडी करते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी चेंजेस या एनर्जी स्टडी करते हैं, और जितने तरह की हो सकते हैं सब हम पढ़ते हैं। और हमने बोला था एनर्जी चेंजेस हीट की फॉर्म में भी हो सकता है, वर्क भी हो सकता है, रेडिएशंस या सिग्नल्स या इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, सब क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज है। तो इनको हम स्टडी करते हैं। अच्छा, लेकिन हमने बोलता हम सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, तो सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में ही स्टडी करते हैं। बट हमने एक चीज बोली थी कि पूरे इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे हमेशा सिस्टम की, और जो सिस्टम में प्रॉपर्टीज में चेंज होगा उसका ऑपोजिट सराउंडिंग्स में मानेंगे। अच्छा, हमने बोलता सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के बीच में मैटर एंड एनर्जी का एक्सचेंज होता है या नहीं, उसके बेसिस पर हमने 3 टाइप्स के बोले थे, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा, हमने बोला मैटर एक्सचेंज का मतलब होता है सिस्टम में प्रेजेंट सब, वापस एक बार बोल रहा हूं, सिस्टम में प्रेजेंट सब्सटेंस का मास चेंज हो जाए तो हम उसको बोलेंगे मैटर एक्सचेंज हो रहा है, और किसी भी फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज करे तो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं अभी इसमें ये वाटर है, तो मुझे था अगर ये वाटर है अभी तो ये ओपन सिस्टम या क्लोज्ड? ओपन सिस्टम होता है, इसमें पानी मिला भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। मतलब बता मैटर एक्सचेंज हो सकता है ना। अच्छा, ये कंडक्टिंग बाउंड्रीज होती है ना, इसलिए एनर्जी भी एक्सचेंज कर सकता है। इसलिए मैं लिखा था कि वापस देख लो उसी में, फ्रॉम विच मैटर एज वेल एज एनर्जी कैन बी एक्सचेंज, और रीजन पढ़ो वो है काम का। क्या लिखा है? बिकॉज इट्स बाउंड्री इज नाइदर सील्ड नॉर इंसुलेटेड, मतलब इनकी बाउंड्रीज कंडक्टिंग होती है ना। अब सेकंड लिख ले, क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम। अब बोर्ड पर लिख ले, क्लोज्ड सिस्टम का मतलब क्या है, इसी ओपन सिस्टम के कंपैरिजन में देखना। अभी ये ओपन सिस्टम है ना, बट बता अगर मैं इसको यहां पर सील्ड कर दूं, अब बता सील्ड कर दूं तो ये ओपन, अब इसमें मैटर एक्सचेंज हो पाएगा क्या? तो मास चेंज नहीं हो सकता वाटर का, तो एनर्जी, बट बता इसकी बाउंड्री अभी भी है तो कंडक्टिंग ही ना, क्योंकि ओपन को ही तो सील्ड किया ना हमने, और ओपन की बाउंड्री कंडक्टिंग है तो इसकी भी बाउंड्री कंडक्टिंग। मतलब बता ये एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है बट मैटर कर सकता है क्या? तो लिख ले, फ्रॉम विच only energy can be exchanged, only energy can be exchanged, not matter with surroundings. Only energy can be exchanged, not matter with surroundings, because its boundary is sealed but not insulated. Its boundary is sealed but not insulated. Boundary is sealed but not insulated. तो अगर मैं तुमसे बोलूं, बोल बैक ले, इस गिलास में पानी, तो ये वाटर क्या है? सिस्टम हुआ ना। वाटर की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज स्टडी करूंगा तो वाटर क्या है? सिस्टम। अच्छा, अभी ये क्या है? ओपन या क्लोज्ड? ओपन मतलब हम इसको पी भी सकते हैं, इसमें पानी मिला भी सकते हैं ना, लेकिन मतलब प्लेट से ढक दूं, अब पी सकते हैं क्या? अब ये मत बोलना कि प्लेट हटा के पी जाए, ऐसी फालतू चीजें मत सोचना। प्लेट हटा के पी गए तो ओपन सिस्टम है ना, फिर तो उसमें तो हो सकता है एक्सचेंज, बट बता प्लेट ढक दिया, अब तो सील्ड हो गई ना बाउंड्री, अब पानी मिलाओगे तो भी बाहर रहेगा। तो बदले के मतलब ये कंडक्टिंग है ना स्टील बाउंड्री अभी भी, तो ये गर्म या ठंडा तो हो सकता है ना, तो एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है। तो वाटर इन क्लोज्ड वेसल क्या है? क्लोज सिस्टम। या जलती हुई ट्यूबलाइट, ग्लोइंग ट्यूबलाइट या बल्ब। अच्छा, ट्यूबलाइट जब जलती है तो रेडिएशंस या वाइब्रेशंस की फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज होती है ना सराउंडिंग्स के साथ।
बट बताओ उसके अंदर जो इनर्ट गैस फिल्ड होती है, क्या वो भी लाइट के साथ बाहर आती है क्या? मतलब मैटर एक्सचेंज नहीं होता, ओनली एनर्जी एक्सचेंज होती है इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस या रेडिएशंस। तो लिख ले एग्जांपल्स। थर्ड लिख ले इसके बाद, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अब मैं तुम्हें से पूछा, क्लोज्ड को मुझे बता, आइसोलेटेड यहां पर बोल देख ले, ओपन सिस्टम को बोल देख लो, ओपन सिस्टम को की बाउंड्री को हमने सील्ड किया तो वो क्लोज सिस्टम हो गया ना। तो यहां पर भी ओपन सिस्टम है, अभी बोल देख ले। अब इसकी प्रॉपर्टीज तुम ही बता दोगे, रीजन भी सब तुम बता सकते हो। बता, इसको अगर मैं ओपन सिस्टम है ना भी ये, इसको मैं सील्ड करूं तो ये क्लोज्ड हो गया ना। बट बता, अब ये मैटर एक्सचेंज नहीं कर सकता ना। लेकिन अब मैं इसी क्लोज सिस्टम की बाउंड्रीज पर इंसुलेटेड सब्सटेंस की कोटिंग कर दूं, इंसुलेटेड मतलब इसका इंसुलेशन कर दूं, थर्मली इंसुलेटेड सब्सटेंस की कोटिंग कर दूं, तो बता अब ये हीट या किसी भी फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज कर पाएगा क्या? तो बता अब ये क्या हो गया, नाइदर एनर्जी नॉर मैटर कैन बी एक्सचेंज्ड। तो बता उसी के बेसिस पर तो तीन टाइप के बोले ना हमने, ओपन क्लोज आइसोलेटेड। तो जिसके बेसिस पे बोला वही तो तीनों अलग अलग है सब। और बताइए क्या हो गया, अच्छा इसको क्या बोलूं मैं, क्लोज्ड इंसुलेटेड वेसल बोल सकता हूं ना इसको? बोलो, इसको मैं क्लोज्ड इंसुलेटेड वेसल बोल सकता हूं ना। तो ये ध्यान रखना, ओनली क्लोज्ड वेसल लिखे तो क्लोज सिस्टम, लेकिन क्लोज्ड के साथ इंसुलेटेड वर्ड लिख दे तो आइसोलेटेड हो गया। अभी ये एग्जाम में क्वेश्चन बोला था, इस चैप्टर में बोल रहा हूं मैं, लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी चैप्टर। लेकिन पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में अगर तुम्हें किसी भी चैप्टर में डायरेक्ट ध्यान से पढ़नी है, वर्ड एक एक वर्ड, थ्योरेटिकल वर्ड्स भी, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं लिखता आइसोलेटेड सिस्टम, लिख दे बहुत अच्छी बात है, बट वो जो मैं समझा रहा हूं वो लिखेगा। क्लोज्ड इंसुलेटेड वेसल लिखा था, तो हमें समझ में आया उसने किसके लिए पूछा है, आइसोलेटेड के लिए। तो बता, ये मैटर तो पहले भी एक्सचेंज नहीं कर रहा था, अब तो एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं कर सकता। तो बता, बाहर सराउंडिंग्स का इस पर कोई इफेक्ट होगा क्या? अब तो बाकी दुनिया से अलग हो गया, और जनरल लाइफ में बाकी दुनिया से जो अलग हो जाए उसको क्या बोलते हो कि आइसोलेट हो गया, इसलिए नाम क्या रखा, इसलिए रखा आइसोलेटेड सिस्टम नाम। ठीक है, आज क्या हो गया तुम्हारे लिखो, from which neither energy from which neither energy nor matter can be, neither energy nor matter can be exchanged, neither energy nor matter can be exchanged with surroundings, with surroundings, because its boundary is, because its boundary is sealed as well as insulated, because its boundary is sealed as well as insulated। या सिंपल सा एग्जांपल बोलूं जनरल लाइफ का, थर्मस फ्लास्क में रख दें वाटर को तो थर्मस फ्लास्क की बाउंड्रीज क्या है, इंसुलेटेड, तो वो एनर्जी मैटर एक्सचेंज दोनों ही नहीं कर सकता। तो लिख लें एग्जांपल, वाटर इन थर्मस फ्लास्क और इन क्लोज्ड वेसल, क्लोज्ड इंसुलेटेड वेसल। तो क्लोज्ड वेसल लिखा है ओनली या क्लोज्ड इंसुलेटेड वेसल लिखा है, ध्यान से पढ़ना, खाली क्लोज्ड मत रख लेना, क्योंकि खाली क्लोज्ड वेसल लिखा हुआ तो क्लोज सिस्टम, फिर वो एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, बट क्लोज्ड इंसुलेटेड वेसल लिखा है तो फिर वो एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं कर सकता। तो दोनों में डिफरेंस है, इसलिए एक जैसे से ओपन से ही मैंने तीनों को समझाया है, इसीलिए क्योंकि वो उन्हीं को यूज करवाएगा, अपने आप तुम्हें याद रहेगा ना मीनिंग इनका। ये क्लियर सबको ये? अच्छा, इसी का दूसरा एग्जाम्पल जिसको हम अज्यूम करते, अच्छा हमने लास्ट क्लास में एक चीज बोली थी, सिस्टम कितना ही छोटा कितना ही बड़ा हो सकता है ना। तो अगर मैं तुमसे पूछा हूं, अगर मैं यूनिवर्स को सिस्टम मानूं
तो बता, यूनिवर्स को अगर पूरे को सिस्टम मान लो तो उसके लिए कोई सराउंडिंग्स होती है क्या? बता, यूनिवर्स के बाहर कुछ है क्या? नहीं है। तो बता, फिर ये मैटर या एनर्जी कुछ एक्सचेंज कर पाएगा क्या आगे? नहीं कर सकता, क्योंकि इसके बाहर कुछ है तो करेगा किसके साथ एक्सचेंज? तो बता, सराउंडिंग्स इसके लिए कोई होती नहीं है, तो हम क्या मानते हैं? यूनिवर्स को आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं। मैं अभी से बोल रहा हूं, हम जब सेकंड लॉ पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, तो वहां हम लिखेंगे टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम या टोटल एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। लेकिन हम किसको मानेंगे वहां पर? यूनिवर्स, मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स। यूनिवर्स को मैं किसमें मानूंगा? आइसोलेटेड सिस्टम में मान के करूंगा वहां पर। तो ये चीज क्लियर सबको? ये डायरेक्ट लिख दे यूनिवर्स, बहुत अच्छी बात है, बट वो लिखता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये वर्ड्स बस बता रहा हूं, या आगे जहां कुछ को कंफ्यूज करते हैं, छोटी छोटी चीजें कंफ्यूज करती हैं बस। और जो मैं आज पढ़ा रहा हूं ये हमें आता है, तो आगे चैप्टर में मैक्सिमम चीजें हमें आती। ओके, हम इन्हीं को अप्लाई नहीं करते, छोटी छोटी चीजों को, फिर ये चैप्टर आगे जाके टफ लगता है फिर कुछ को, जबकि मैंने बोला बहुत इजी चैप्टर है। अब यहां पर तो ये तो हमने बोला सिस्टम का क्लासिफिकेशन, कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर के बेसिस पर हमने इनको तीन टाइप का बोला, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम। लेकिन अब ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम ये सब हम स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम थर्मोडायनेमिकली कोई प्रोसेस करवाते हैं तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं उसकी स्टेट, उस प्रोसेस की या सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करते हैं। और उसके लिए, लेकिन अब स्टेट को डिफाइन करते कैसे सिस्टम की? तो लिख ले नेक्स्ट टॉपिक, स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम। थर्मोडायनेमिकली हम डिफाइन करते कैसे स्टेट को? तो लिख ले, द स्टेट ऑफ अ सिस्टम, the state of a system is defined by its, the state of a system is defined by its initial is defined by its measurable properties, is defined by its measurable properties, like बोर्ड पर लिख ले, लाइक शॉर्ट में लिख ले, पीवीटी, मोल, एटसेट्रा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल, एटसेट्रा, डिफाइंड बाय इट्स मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल, एटसेट्रा। नेक्स्ट पर लिखे, if any of these properties, if any of these properties, any of these properties changes, any of these properties changes, then system is said to be in a, then system is said to be in a different state. System is said to be in a different state. System is said to be in a different state. अब बोल पर ले, जो लिखा है इस बाद में पढ़ेंगे। जैसे बोलूं ये कोई सिस्टम है, अच्छा मैंने लास्ट क्लास में एक बोला था assumption कि अगर तुम्हें बोलूं मैं कोई सिस्टम है तो उधर सिस्टम में प्रेजेंट सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है ना। द मार्कर क्या है? सॉलिड। वाटर क्या है? लिक्विड। एयर की स्टडी करूं तो गैस। लेकिन मैंने एक और चीज बोली थी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें आधी जगह बताऊंगा ही नहीं कि सिस्टम में कौन है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो क्या मानोगे? गैस मानोगे। आईयूपीएसी का assumption। तो वापस बोल रहा हूं, सुनना, अगर अभी जैसे मैं अज्यूम कर रहा हूं इस सिस्टम में गैस इज फिल्ड, गैस इज फिल्ड, अब इसका कोई प्रोसेस होगा थर्मोडायनेमिक, तो मैं सबसे पहले डिफाइन करूंगा इस गैस की स्टेट को, गैस की स्टेट को डिफाइन करूंगा, मतलब सिस्टम की स्टेट को। अब डिफाइन कैसे करूंगा? फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, इज डिफाइंड बाय इट्स मेजरेबल प्रॉपर्टीज। मेजरेबल प्रॉपर्टीज मतलब गैस की प्रॉपर्टीज जो हम इजीली मेजर कर सकते हैं। अच्छा तुम्हें ध्यान हो, मतलब हम हमेशा पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में गैस को कभी भी डिफाइन करते थे तो बोलते थे ना कि गैस इज एट 1 atm प्रेशर हैविंग 5 लीटर वेसल या 5 लीटर वॉल्यूम। अच्छा गैस का खुद का वॉल्यूम है, वेसल का वॉल्यूम?
तो बता वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर डिफाइन करते थे ना उसका, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, डिफाइन करते थे, क्योंकि हम उनको इजीली मेजर कर सकते हैं। तो किसी भी सिस्टम की वो, बट ये नहीं कि चार ही है, इनके अलावा भी हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा इन्हीं को करते हैं यूज हम। तो अज्यूम कर रहा हूं अभी इसका प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है T1, मोल है गैस के N। अब अगर कोई प्रोसेस हुआ गैस का, एक्सपेंशन, कंप्रेशन या कुछ भी प्रोसेस हुआ, या किसी केमिकल रिएक्शन में गैस काम आई, तो और इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी या सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएं, तो हम बोलेंगे सिस्टम इज इन डिफरेंट स्टेट, या उसकी स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज हो गई। तो सिस्टम की स्टेट चेंज होने का मतलब कोई भी एक या एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए उसकी। सपोज तीनों ही चेंज हो गए, प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम हो गया V2, टेम्परेचर हो गया T2, मोल N ही रहे, तो बता स्टेट ऑफ सिस्टम सेम रही या चेंज हो गई? और जो चेंज होने के बाद हुई उसको अगर मैं फाइनल बोलूं तो बताइए इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम हो गई ना। ये लिख भी लेना, ध्यान रहेगा, इसी से हम आगे समझाएंगे। लिख ले, ये क्या हो गई? इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम। और ये क्या हो गए चेंज होने के बाद? फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। अच्छा, तुमने यहां ध्यान से देखा तो मैंने बोला स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज होने का मतलब क्या है कि उसकी कोई मेजरेबल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए, उसकी कोई मेजरेबल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल, मोस्टली ये इजीली मेजर हो जाते हैं, तो ऑब्जर्वेबल भी यही होते हैं सबसे इजीली, इसलिए हम इन्हीं को लिखते हैं सबसे ज्यादा। इसलिए तुम ध्यान हो, मतलब गैस का एक्सपेंशन को थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्यों बोला? वहां तो कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं होती, बट क्यों बोला बता? वॉल्यूम बदलता है ना, और प्रेशर कम ज्यादा करते हो तभी तो प्रेशर बदलता है, तो एक्सपेंशन, कंप्रेशन, ज्यादा प्रेशर कम करते हो तो एक्सपेंशन ऑफ गैस बोलते हो ना, प्रेशर बढ़ाते हो तो कंप्रेशन ऑफ गैस, और एक्सपेंशन होता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, कंप्रेशन होता है तो वॉल्यूम कम होता है, मतलब बता मेजरेबल प्रॉपर्टीज बदलती है ना। तो जिसमें भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज बदले वो सब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलेंगे हम। तो मीनिंगलेस आपको, लेकिन एक चीज क्लियर करना, मुझे ध्यान से बताओ, हमने बोला है पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में हमने किसी भी चैप्टर में अगर मैंने स्टेट बोला तो हम सीधा पहुंच जाते हैं फिजिकल स्टेट में, बट बता यहां थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में फिजिकल स्टेट चेंज होना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है, ये क्लियर रखना। इसलिए तो अलग तरह से डिफाइन करते हैं ना स्टेट ऑफ सिस्टम, कि यहां पर फिजिकल स्टेट कैन बी चेंज्ड बट ऑलवेज चेंज हो जरूरी नहीं है, हो सकती है। जैसे मैं क्वेश्चन बोलूं वेपराइजेशन ऑफ वाटर, तो बता वेपराइजेशन ऑफ वाटर में क्या होगा? H2O लिक्विड से H2O वेपर बनेगी एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो बता टेम्परेचर नहीं बदलेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेकिन बता वाटर का वॉल्यूम जो था V1, क्या वेपर का वॉल्यूम वही रहेगा या बढ़ जाता है? तो मेजरेबल प्रॉपर्टी बदल गई ना। तो फेज, ये वेपराइजेशन भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो मैं ध्यान, तुम पढ़ते भी थे आगे, फ्यूजन, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, उनकी एंट्रोपी, एंथैल्पी सब कैलकुलेट करते थे ना। तो उन सब का रीजन, क्योंकि ये सब स्टेट तो बदल रही है ना, मतलब मेजरेबल प्रॉपर्टीज तो बदली ना अभी भी। और तुम्हें ध्यान हो, तुम थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस भी इन्हीं के बेसिस पर पढ़ते थे नाम, कि जो प्रॉपर्टी कांस्टेंट रह जाए इनिशियली फाइनली, उसके बेसिस पर नाम रखते थे। अगर टेम्परेचर सेम रह जाए तो आइसोथर्मल, प्रेशर सेम रह जाए तो आइसोबैरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट रह जाए तो आइसोकोरिक। तो यही नाम क्यों रखे, और तो नाम नहीं रखे हमने कभी, हमने इसके पहले तो नहीं पढ़ा आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक। इसी चैप्टर में क्यों बोले? क्योंकि स्टेट जिनसे बदलती है उनके बेसिस पर नाम रखते हैं। तो बता मीनिंग क्लियर सबको स्टेट का। अब इसी का पहला क्वेश्चन, वो तुम्हें 4 प्रॉपर्टीज लिखता है और पूछता है इनमें से कौन सा स्टेट वेरिएबल्स है, या थर्मोडायनेमिक फंक्शंस है, या सिंपल सा बोलूं जो तुम सबसे ज्यादा पढ़ते हो इनका नाम स्टेट फंक्शंस।
लेकिन एनसीईआरटी में स्टेट फंक्शन ज्यादा लिखे होंगे, बाकी दो जो नेम मैंने बोले स्टेट वेरिएबल्स या थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। तो मतलब वो प्रॉपर्टीज जिनसे स्टेट ऑफ सिस्टम को डिफाइन करते हो। तो बता प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल स्टेट वेरिएबल्स हैं या नहीं? बोलो। तो लिख ले नोट। नोट लिख ले। Those properties which are used to define state of system are called state variables और थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। एनसीईआरटी में ये दो नाम लिखे होंगे स्टार्टिंग वाले। स्टेट वेरिएबल्स which are used to define state of system are called state variables और thermodynamic functions और state functions। अब इसमें लिख लें फिर से, नेक्स्ट हेडिंग लिख लें इसी में, स्टेट फंक्शंस। इसी में नेक्स्ट लिख लें स्टेट फंक्शंस। अब देखिए ये जो फंक्शंस वर्ड लिखा है यहां पर, पहली चीज तो इसी का समझना मीनिंग। ये फंक्शन का मीनिंग है, ये मैथमेटिकल टर्म होती है जिसका मीनिंग होता है डिपेंडेंट। तो इनका नाम खुद बता रहा है कि जो मैं स्टेट फंक्शन समझाऊंगा वो स्टेट डिपेंडेंट होंगे ना, मतलब जिनका मेजरमेंट स्टेट पर डिपेंड करता है उनको स्टेट फंक्शंस, जिनका पाथ डिपेंडेंट होता है उनको पाथ फंक्शंस। तो नाम इनके खुद ही, फंक्शन का मतलब डिपेंडेंट होता है, मैथमेटिकल टर्म है। तो लिख ले स्टेट फंक्शंस में which depend only upon initial and final state of the system, initial and final state of the system, not on path or mechanism, not on path or mechanism by which final state is achieved, एग्जाम्पल लिख लें बोर्ड पर से, by which final state is achieved। इनको मैं समझा दूंगा, लिख लें बस, ये लिखना बस। अच्छा इसमें थोड़ा सा तुम्हें आगे का ध्यान हो। अच्छा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल स्टेट फंक्शंस है या नहीं? अच्छा स्टेट फंक्शंस का मतलब जिनको यूज करते हैं टू डिफाइन स्टेट वेरिएबल, स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो बता प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल से डिफाइन करते हो ना, तो बता ये स्टेट फंक्शंस है या नहीं? तो बता जो स्टेट फंक्शंस है उनका मतलब क्या, स्टेट वेरिएबल्स या थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। लेकिन ये जो बाकी चार लिखी मैंने आगे, अच्छा तुम्हें ध्यान हो आगे पढ़ेंगे हम डिटेल में, इन्हीं को पढ़ना है पूरे चैप्टर में हमने। अच्छा इंटरनल एनर्जी कैपिटल यू, इंटरनल एनर्जी ही होती है ना कैपिटल ई या कैपिटल यू, कैपिटल एच क्या होती है? एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी। इनको अभी बस याद रख लो, रीजन हम इसका जब 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ में एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी पढ़ते हो, सेकंड लॉ में एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी पढ़ते हम। तो जब डिटेल में पढ़ेंगे 1 बाय 1 तो मैं इनका रीजन बताऊंगा, बट क्वेश्चन पहले पूछ लेगा वो कि इन चारों में से कौन सा स्टेट फंक्शन है, मतलब स्टेट डिपेंडेंट है। तो हमें याद होना चाहिए बस, रीजन अभी मत सोचना, क्योंकि तो आगे पढ़ेंगे चैप्टर में।
इनको मैं अभी बता चुका हूं, मैं और बता दूंगा एक बार और, इसी में लिख लें सेकंड, पाथ फंक्शंस। पाथ फंक्शंस, अच्छा पाथ फंक्शंस का मतलब पाथ पर डिपेंड करते हैं या स्टेट पर, लिखे विच डिपेंड अपॉन, which depend upon initial and which depend upon initial and final state of the system, लिख लो, पता मुझे क्या लिखा रहा हूं, which depend upon initial and final state of the system, initial and final state of the system, as well as on path or mechanism, on path or mechanism, path or mechanism by which final state of system is achieved. Final state of system is achieved. Final state of system is achieved. Example लिख लें, work and heat, work and heat, work and heat. इसी एग्जाम्पल के बाद इनका एक नोट लिख लें एक और, लिख लें, path functions are not called, path functions are not thermodynamic functions, path functions are not thermodynamic functions, path functions are not thermodynamic functions because they are not used to define, because they are not used to define state of system, because they are not used to define state of system. अब बोर्ड पे लिख लें, सारे पॉइंट्स में समझा रहा हूं, ये समझना है। अच्छा, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, इनका मेजरमेंट क्यों स्टेट पर डिपेंड करता है, ओनली पाथ पर नहीं करता। अच्छा, स्टेट फंक्शंस का मतलब क्या, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब किस तरह से हम इनिशियल को फाइनल स्टेट तक ले जा रहे हैं, उन पर इसका मेजरमेंट डिपेंड नहीं करता है, उस पर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता। जैसे सिंपल सा एग्जांपल बोलो, अब इसका मतलब क्या, पाथ और मैकेनिज्म या सोर्स, तो बोर्ड पर लिख ले, सपोज इस गिलास में पानी है और इसका पानी का, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस करवाते हैं तो सबसे पहले उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट को डिफाइन करते हैं। तो अगर मैं बोलूं इसका मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है, तो कहां से कहां तक बढ़ाना, पहले ये फिक्स करूंगा, तभी हम उसको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलेंगे। तो अब मैं टेम्परेचर सपोज इसका इनिशियली 25 डिग्री सेल्सियस, बढ़ाकर करना है 50 डिग्री सेल्सियस, तो बढ़ाने के सोर्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी भी सोर्स से मैं पानी का टेम्परेचर बढ़ाऊं, मेजरमेंट जब करूंगा तो टेम्परेचर हर बार यही रहेगा। मतलब मेजरमेंट सोर्स या पाथ पर डिपेंड नहीं करता है कि किस तरह से तुमने टेम्परेचर बढ़ाया। जैसे एग्जांपल बोलूं सिंपल सा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाना है हमने इसका, तो उसके सोर्स अलग अलग हो सकते हैं। मतलब इसको गैस स्टोव पे रख के गर्म कर दूं, एक सोर्स हो गया हीट देने का, दूसरा इलेक्ट्रिक रॉड डाल के गर्म कर दूं, अलग सोर्स हो गया, थर्ड धूप में रख दो, धीरे धीरे गर्म होगा, लेकिन गर्म तो होगा ना कभी तो। अच्छा, टाइम बहुत लगेगा, लेकिन टाइम से इस चैप्टर में कोई मतलब है क्या? हमने बोलता रेट ऑफ रिएक्शन प्रोसेस के स्पीड से कोई मतलब नहीं इस चैप्टर में, कम लगे चाहे ज्यादा लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट बता, तीनों बार हीट देने के सोर्स तो बदल दिए ना मैंने, एक बार गैस स्टोव पे रख के गर्म करा, दूसरी बार इलेक्ट्रिक रॉड से गर्म करा, तीसरी बार धूप में रख के गर्म करा। लेकिन बताओ, जब तुम फाइनली इसका टेम्परेचर मेजर करोगे तो क्या ये सोचोगे कि धूप में रख के गर्म करा था, इलेक्ट्रिक रॉड से गर्म करा था? अच्छा, सोच भी लोगे तो क्या मेजरमेंट बदल जाएगा क्या? तो पाथ पर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट?
ओनली किसको देखा तुमने, इनिशियल और फाइनल स्टेट को। तो इनिशियल फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता, पाथ पर नहीं करता। मतलब पाथ का मतलब किस तरह से चेंज कर रहे हो इनिशियल को फाइनल स्टेट में। दूसरा, अगर सपोज हमें किसी साइकिल के टायर में प्रेशर है उसका इनिशियली 0.1 ATM, बढ़ाकर फाइनली करना है उसका 1 ATM, तो बता साइकिल के टायर का प्रेशर बढ़ाना है तो हवा भरनी पड़ेगी। अब हवा भरने के सोर्स अलग अलग हो सकते हैं, एक तो बता हवा भरने वाले पंप से भर दे, दूसरा बता इलेक्ट्रिक एयर कंप्रेसर से भर दे, या तीसरा जो बहुत खतरनाक सोचते हैं कि मुंह से हवा भर के कर दे। तो चाहे मुंह से हवा भर के प्रेशर बढ़ाओ, चाहे इलेक्ट्रिक कंप्रेसर से बढ़ाओ, चाहे पंप से भरो हवा भरने वाले से, मेजरमेंट करोगे तो क्या पाथ पर डिपेंड करेगा कि मेजरमेंट, वो तो इंडिपेंडेंट है ना। तो बता प्रेशर, टेम्परेचर सब, अच्छा वॉल्यूम भी अगर बढ़ाना है मुझे, सपोज इसमें 1/2 लीटर पानी है और इसको बढ़ाकर मुझे करना है 1 लीटर, तो पानी मिलाना पड़ेगा। अब पानी मिलाने के सोर्स अलग अलग हो सकते हैं, नल के पानी से बढ़ा दे, या बारिश के पानी से, या नदी के पानी से, या किसी के पानी से। ध्यान से सुन ले और फालतू चीजें मत सोचो, ध्यान सुन ले। तो मेजरमेंट करोगे तो क्या सोचोगे कि कैसे पानी बढ़ा, नहीं सोचोगे, मेजर कर लोगे ना। तो बता वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, ये स्टेट फंक्शंस या पाथ फंक्शंस, स्टेट फंक्शंस। लेकिन ये बाकी चारों को तो याद रखना है। अब लेकिन जो पाथ फंक्शंस लिखा है, अभी तो कुछ कोई सी पहली डेफिनेशन में लग रहा है गलत लिखवा दिया, पढ़ो कि विच डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एज वेल एज ऑन पाथ, मतलब दोनों पर डिपेंड करता है। पाथ फंक्शंस स्टेट पर भी डिपेंड करते हैं, पाथ पर भी। क्यों, उसका रीजन मैंने अभी बोला था, बार बार बोल रहा हूं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जब भी करवाएंगे तो सबसे पहले तो हम इनिशियल फाइनल स्टेट को डिफाइन करते हैं। तो फिक्स करूंगा तो इनिशियल फाइनल स्टेट पर तो हर मेजरमेंट डिपेंड करेगा, कहां से कहां तक मुझे करवाना है प्रोसेस, पहले वो तो फिक्स करूं मैं। तो जैसे सपोज इस बिल्डिंग में हमें इनिशियल स्टेट ग्राउंड फ्लोर से फाइनल स्टेट 6th फ्लोर तक जाना है, तो प्रोसेस सेम रखूंगा ना मैं, इनिशियल फाइनल स्टेट फिक्स, तो मेजरमेंट हमेशा इनिशियल फाइनल स्टेट को देखकर ही करेंगे हम। अब हमने क्या बोला कि जो स्टेट फंक्शंस थी वो तो इनिशियल फाइनल स्टेट का पाथ बदल दो, किस तरह से तुम पहुंच रहे हो यहां पर, इनकी वैल्यू नहीं बदलती मेजरमेंट, लेकिन वर्क डन और हीट की वैल्यू बदल जाएगी पाथ बदलते ही। कैसे, किसी भी बिल्डिंग में, सुन ले, किसी भी बिल्डिंग में जनरली ग्राउंड फ्लोर से 6th फ्लोर तक जाने के इन जनरली 2 ही पाथ होते हैं इन जनरल, बाय स्टेयर्स या बाय लिफ्ट, सीढ़ियों से जाओ या लिफ्ट से जाओ। इसीलिए बोल रहा हूं जनरली, 2 बार बोला है मैंने कि 2 ही पाथ होते हैं जनरली, वरना सोचने में तुम कुछ भी सोच सकते हो कि हेलीकॉप्टर से जाए, कूद जाए, तो पाथ तो बदल लिया ना हमने, या रस्सी डाल के जाए, या एस्केलेटर से जाए, तो बहुत पाथ है ऐसे तो, बट जनरली बोला 2 पाथ होते हैं। तो बता, अब ध्यान सुनना, प्रोसेस अलग या सेम, पाथ फंक्शंस का मतलब क्या, ध्यान सुनना, कि सेम प्रोसेस को डिफरेंट पाथ से करवाऊंगा तो वर्क डन और हीट बदल जाएगी, वैल्यू, वर्क डन और हीट की वैल्यू बदलेगी क्योंकि पाथ अलग हो गया। बता स्टेयर से जाओगे तो सीढ़ियां तो घूम घूम के जाती, तो बता वर्क डन बाय आवर लेग्स, हमारे पैरों को ज्यादा काम करना पड़ेगा, वर्क डन ज्यादा होगा। जबकि लिफ्ट में तो लिफ्ट तो सीधी चली जाती है और लिफ्ट में तो क्या खाली क्या, हमारे पैरों को लिफ्ट के अंदर जाओ बाहर आओ, बाकी तो लिफ्ट करेगी। तो बता वर्क डन बाय आवर लेग्स सेम हुआ क्या, सेम प्रोसेस है ना, बट पाथ बदलते वर्क डन अलग अलग हो गया ना। दूसरा हीट लॉस हमारा ज्यादा होगा ना सीढ़ियों से जाओगे तो, जबकि लिफ्ट में जाओगे तो नेग्लिजिबल होगा। तो हीट भी बता पाथ पर डिपेंडेंट हुई ना, और इनिशियल फाइनल स्टेट तो फिक्स करूंगा ना, सेम पाथ में सेम प्रोसेस में तो कंपैरिजन करूंगा ना पाथ का अलग अलग। या सिंपल सा और बोलो, अब जो कुछ स्टूडेंट ज्यादा सोचते हैं सही चीज गलत जगह सोचते हैं, फिर वो क्या सोचेंगे कि हमने तो फिजिक्स में पढ़ा है कि वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है और डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, तो फिर वर्क डन अलग कैसे हो गया। तो फिजिक्स से बता रहा हूं, देखो कि अगर मैं बोलूं ये कोई प्रोसेस है, ए से स्टार्ट हुआ, बी पे गया, देन सी पे गया, देन फाइनली ए पर आ गया,
इसी प्रोसेस को मैं ए से बी गया, बी से सी पर गया, सी से डी पर गया, फिर ए पर आ गया, मतलब हर बार ए से बी गया, सी गया, फिर डी गया, फिर ए पर आ गया। अच्छा, दोनों में इनिशियल फाइनल स्टेट डिफरेंट या सेम? ए ही है ना दोनों में। बट बता, तुम पढ़ते हो थर्मोडायनेमिक्स में, पढ़ोगे पीवी ग्राफ, वर्क डन, एरिया अंडर द कर्व, मतलब दोनों क्या वर्क डन सेम होगा क्या? डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, वर्क डन तो फिर भी होता है ना, एरिया अंडर द कर्व। ट्राइंगल का अलग होगा एरिया, स्क्वायर का अलग होगा एरिया, तो डिस्प्लेसमेंट ना होते हुए भी वर्क डन तो होता है ना। या प्रैक्टिकली सोचो, दिखना चाहिए हमें, पाथ डिपेंडेंट होता है वर्क डन और हीट। अब मैं तुम्हें सिंपल से बोलूं, यहां से मुझे वहां जाना है, तो एक तो क्या है, सीधे सीधे चला जाऊं, एक पूरी बिल्डिंग में घूमने जाऊं, फिर लास्ट में वहां पे आऊं, तो बता वर्क डन क्या सेम हुआ कि प्रैक्टिकली? तो मैंने बोलता इस चैप्टर में कभी भी थियोरटिकली मत सोचना, इसलिए मैंने बोलता लास्ट क्लास में कि ये चैप्टर बेस्ड अपॉन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, थियोरटिकली नहीं समझा सकता मैं कुछ भी, खाली मेरे पास एग्जाम्पल है। इसलिए मैंने बोलता हर चीज यहां प्रैक्टिकली सोचोगे तो दिखती है, वो उनको बाद में समझाने के लिए थ्योरी बनाई हमने, तो समझ में आई? अच्छा, इनको क्या लिखा कि हीट एंड वर्क, जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में एम्स में आया था, 4 प्रॉपर्टीज लिखी थी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वर्क। अब पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोडायनेमिक फंक्शन, तो वर्क डन। क्यों? क्योंकि थर्मोडायनेमिक फंक्शन का मीनिंग क्या, पहले वाला नोट पढ़ो, जिनसे स्टेट को डिफाइन करते हैं, मतलब स्टेट फंक्शंस होते हैं। बट बता, वर्क डन से तुमने कभी डिफाइन करते हो केमिस्ट्री में कि इनिशियली वर्क डन W1 था, फाइनली वर्क डन W2 हो गया? तुम तो पूरे एक्सपेंशन कंप्रेशन का ओवरऑल वर्क डन बताते हो W। तो वर्क डन तो होता क्या है, पूरे इनिशियल से फाइनल स्टेट तक जाने में टोटल कितना वर्क डन हुआ। और हीट भी नेट बताते हो केमिस्ट्री में कि नेट कितना हीट रिलीज हुई या एब्जॉर्ब हुई, मतलब एक्सो या इंडो। तो बता वहां पर क्या बोलते थे कि नेट कितना रिलीज हुई, नेट कितना एब्जॉर्ब हुई। कभी W1 W2 लिखा गया आज तक? Q1 Q2 लिखते हैं कि केमिस्ट्री में हम तो डेल्टा H लिखते थे ना। तो डेल्टा का मतलब क्या, ओवरऑल चेंज बताना। तो बता ओवरऑल चेंज है ना, दिन से डिफाइन ही नहीं करते स्टेट को, इसलिए ये थर्मोडायनेमिक फंक्शन है ही नहीं। तो बता मीनिंग क्लियर सबको? तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि वो प्रोसेस जिनमें स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज हो जाए, उनको हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। और इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस का जब हम स्टडी करते हैं तो स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की। तो लिख लें नेक्स्ट टॉपिक, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। अच्छा, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज तो मैं सबको पता है, बता दो कितने टाइप की होती है। अच्छा, ये स्टेट फंक्शंस, पाथ फंक्शंस तो क्या है, स्टेट है ना, ये तो स्टेट को डिफाइन करने के लिए काम आती नहीं आती वो है। बट बता, इन्हीं में से कुछ प्रॉपर्टीज को हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज भी बोल देंगे। कितने टाइप की पढ़ते थे, कौन कौन सी? इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। तो लिख ले, दे आर ऑफ 2 टाइप्स, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट लिख ले बोर्ड पर से, एक्सटेंसिव और क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव और क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव और क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज। अच्छा, ये किस पर डिपेंड करती है? नाम सेकंड वाला ध्यान रखना, वही बता देगा उसका मीनिंग। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी पर डिपेंड करेंगी। तो लिख लें, एक्सटेंसिव और क्वांटिटेटिव विच डिपेंड अपॉन amount and which depend upon amount and size of matter present in the system. It means present on the system. It means
which changes on, it means which changes on division of system, which changes on division of system, which changes on division of system into smaller parts. It means which changes on division of system into smaller parts. एग्जाम्पल्स लिख लें बोर्ड पर से, और तुम सेकंड एक्सरसाइज में देखना, ये जो एक्सटेंसिव, इंटेंसिव या स्टेट फंक्शंस या पाथ फंक्शंस, इनके एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस तो होंगे ही, जहां पर उसने खाली ये पूछा है कि इनमें से कौन सी एक्सटेंसिव है, कौन सी इंटेंसिव है, कौन सी इंटेंसिव एक्सटेंसिव नहीं है, या कौन सा स्टेट पर डिपेंड करती है, कौन सी स्टेट पर डिपेंड नहीं करती है, या पाथ पर डिपेंडेंट होती है, या पाथ, अच्छा स्टेट फंक्शंस को मैं पाथ इंडिपेंडेंट भी तो बोल सकता हूं ना, और पाथ फंक्शंस को पाथ डिपेंडेंट बोल सकते हो। तो पाथ इंडिपेंडेंट लिखे तो भी ध्यान आए कि स्टेट फंक्शंस की बात कर रहा हूं। लिख ले, समझा दूंगा मैं इनको आगे। मास, मोल, वॉल्यूम, फोर्स, एरिया या सरफेस एरिया, और बाकी 5 को तो याद रखना है। अच्छा, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी तो स्टेट फंक्शंस या थर्मोडायनेमिक फंक्शंस भी थे ना, बट यहां पर ये एक्सटेंसिव भी होती, क्यों होती है वो तो आगे बताऊंगा, बट अभी बस लिख लें, बाकी 5 को बताऊंगा रीजन। सेकंड लिख लें, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इसमें लिख लें इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में, which do not depend upon, which do not depend upon, which do not depend upon amount, and which do not depend upon amount and size of matter, size of matter, size of matter present in the system, present in the system, present in the system. It means which remains same, it means which remains same on division of system, on division of system into smaller parts, on division of system into smaller parts. एग्जाम्पल्स लिख लें, और इनको याद कैसे करना है बता दूंगा, बस अभी लिख लें। लिख लें, अब देख लें इसे, ये जो हमने सारे लिखे प्रेशर, अच्छा यहां पर ध्यान रखना पीवीटी तीनों, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तीनों स्टेट वेरिएबल्स थे, बट उनमें से देखोगे तो वॉल्यूम एक्सटेंसिव है बट प्रेशर टेम्परेचर इंटेंसिव है। तो ये ध्यान रखोगे, ये नहीं बोला मैंने कि स्टेट फंक्शन सारे एक्सटेंसिव होती है,
ये कभी नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि वो दोनों अलग चीजें, वो तो डिफाइन करने के लिए काम आती है, यहाँ अलग मीनिंग है इनका। अब बोल देख ले, ये जो मैं समझा रहा हूं इसको ये ध्यान समझना बस। ओके, ये हमें अपने आप तभी याद हो जाएंगे जब हमें इनका रीजन पता होगा, क्यों वो एक्सटेंसिव है, ये क्यों इंटेंसिव है। रीजन हमें समझ में आ गया, हम इनको अपने आप याद हो जाएगा, हमें कोई रटने की जरूरत नहीं इनको। बोल देख ले, यहां पर मैं बोलूं सपोज कोई गैस है इन अ सिस्टम, उसका मास है m, मोल है n, और उसके n मोल F फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ वेसल उसका V है। तो बता गैस का खुद का वॉल्यूम या वेसल का वॉल्यूम? वेसल का वॉल्यूम। अच्छा, उसका एरिया या सरफेस एरिया वेसल का A, वही गैस का भी मानूंगा मैं भी। अच्छा, प्रेशर P है उसका, टेम्परेचर T, डेंसिटी D, कंसंट्रेशन C है उसकी अभी। अब हमने बोला है ये सिस्टम है हमारा, इसकी वो प्रॉपर्टीज, जब मैं गैस का अमाउंट चेंज करूंगा तो जो प्रॉपर्टीज चेंज हो गई वो एक्सटेंसिव, और जो सेम रह गई यही वो इंटेंसिव। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट, हम अमाउंट चेंज करते कैसे हैं? तो ये ध्यान सुनना, ये क्लियर रखना माइंड में कि हमें सबको क्या लगता है कि मुझे गैस का अमाउंट चेंज करना है तो मैं क्या करूं, गैस मिला दूं या गैस निकाल दूं इसमें। बट हम ऐसा प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, ना हम उसमें कुछ गैस मिलाएंगे ना उसमें से गैस निकालेंगे, क्योंकि अगर हमने गैस मिला दी या गैस निकाल दिया तो मास ऑफ सिस्टम चेंज हो जाएगा ओवरऑल, और फिर वो नया सिस्टम बन जाता है। अगर हमने इसमें कुछ मिला दिया या हटा दिया तो फिर वो नया सिस्टम बन जाएगा, जबकि हमें यही सिस्टम रखना है, फिर अमाउंट चेंज करना है। तो हम ध्यान सुनना, अमाउंट इनका मतलब क्या है एक्सटेंसिव इंटेंसिव का, कि हम रियल में चेंज नहीं करते हैं, हम हाइपोथेटिकली चेंज करते हैं इनका अमाउंट। और हाइपोथेटिकली कैसे चेंज करते? इसी सिस्टम को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे सपोज मैं इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो बता अमाउंट आधा हो जाएगा ना? बोलो, अमाउंट आधा हो जाएगा ना? पहले मास, अगर वो जितना गैस थी उसको इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो गैस आधी हो जाएगी ना? तो गैस की क्वांटिटी सेम रही है, चेंज हो गई। अब जो प्रॉपर्टीज स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करने पर चेंज हो जाएंगी वो एक्सटेंसिव, जो सेम रह जाएंगी वो इंटेंसिव। बट ये ध्यान रखना, रियल में चेंज नहीं करते हम, हाइपोथेटिकली चेंज करते हैं। और ये एनसीईआरटी में लिखा है, आधे जरा नहीं लिखा होता बुक्स में। और इस चैप्टर की तो एनसीईआरटी बहुत अच्छी है थर्मोडायनेमिक्स, उसी में ये उन्होंने डायग्राम तक बनाया होगा, उन्होंने बनाते नहीं है कुछ भी वो, फिर भी उन्होंने समझा के बताया इसको। तो यहां पर देख लें से, अब मैं तुम्ही से पूछ रहा हूं, गैस जब पूरी थी तो उसका मास m था ना? अब बता, मैंने उस गैस को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये आधी आधी हो गई ना? अब मुझे बता, मास वही रहा या हाफ? इतना होगा, ये लिख भी लेना, ध्यान रहेगा, ये मास m। अच्छा, मोल वही रहेंगे या वो भी हाफ? क्योंकि मास बाई मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, मोल, और मोल मास आधा हुआ तो मोल भी तो आधे होंगे ना, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट कभी किसी का बदलता है क्या? बोलो, वो तो फिक्स होता है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास कभी किसी का बदलता है नहीं। तो मतलब मास आधा तो मोल भी आधा। अच्छा, वेसल का वॉल्यूम V था, अब ये लिख लेना, ये अलग से टाइम नहीं दूंगा बनाने के लिए। वॉल्यूम V था तो बता अब V या हाफ हो गया? हाफ हो गया तो V/2 हुआ ना, वॉल्यूम सेम रहा है, चेंज हो गया। अच्छा, पहले n मोल F फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे तो ज्यादा मोल पार्टिकल्स थे ना, लेकिन बता पार्टिकल्स सेम रहे या आधे हो गए? तो बता डबल मोल थे तो बता फोर्स ज्यादा। अब बता, मोल आधे तो फोर्स वही या वो भी हाफ? अच्छा, सरफेस एरिया पहले A था, अब A या A/2? क्योंकि वेसल भी तो आधी हो गई ना। तो बता, मास मोल वॉल्यूम फोर्स एरिया सिस्टम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करने पर सेम रही या चेंज हो गई? मास मोल वॉल्यूम फोर्स एरिया एक्सटेंसिव हुई ना। पढ़ो उसमें लिखा क्या है तुमने, इट मींस, पढ़ो उसको डेप्थ थ्योरी जो लिखा पॉइंट, विच डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, बट मीनिंग एग्जैक्टली क्या? इट मींस विच चेंजेस ऑन डिवीजन ऑफ सिस्टम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। मीनिंग समझ में आया वो? अब बोल देख ले एक्सटेंसिव का, इतनी सारी जो लिखी, इनको याद कैसे रखना है? सिंपल सा, जो हमें आता है वही बहुत है, जो बाकी चैप्टर्स में यूज कर चुके। अच्छा, मुझे बता प्रेशर क्या होता है? अभी इनिशियली बिफोर डिवीजन
मैं तुमसे पूछूं प्रेशर, तो बता प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना। एफ फोर्स कितना है? एफ, एरिया कितना है? ए, तो प्रेशर एफ बाई ए हुआ ना। अच्छा अब बताओ, जब स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो फोर्स एफ रहा या एफ बाई टू? एरिया ए या ए बाई टू? लेकिन बता प्रेशर बदला क्या? एफ अपॉन ए ही रहा ना अभी भी। तो सिस्टम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करने पर प्रेशर चेंज हुआ है, सेम रह गया? तो एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? बोलो, उसमें पढ़ो इंटेंसिव में क्या लिखा है। इट मीन्स which remains same on division of system into smaller parts. The system को small parts में डिवाइड करने पे भी सेम रह गया ना। अच्छा इसी तरह से डेंसिटी D मास बाय वॉल्यूम होती है ना। तो बिफोर डिवीजन मास m था, वॉल्यूम v था, तो डेंसिटी क्या हुई? मास पर यूनिट वॉल्यूम m बाई v। अच्छा अब बताओ मास m रहा या m बाई टू? वॉल्यूम v रहा या v बाई टू? लेकिन डेंसिटी तो अभी भी m बाई v ही रही ना, क्योंकि मास आधा हुआ तो वॉल्यूम भी आधा, तो डेंसिटी तो सेम रह गई। अब जिनको बहुतों को जो कंफ्यूजन हो रहा था कंसंट्रेशन कैसे इंटेंसिव है ये समझना। कंसंट्रेशन इंटेंसिव कैसे हो गई? अच्छा कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल बाय वॉल्यूम ही होती है ना सबसे ज्यादा। पहले मोल कितने थे गैस के? n, वॉल्यूम ऑफ वेसल v था ना। अब बता मोल n रहे या n बाई टू? वॉल्यूम v रहा या v बाई टू? तो बता कंसंट्रेशन चेंज हुई या सेम रह गई? अब इसको मैं ऑब्जर्व करवा रहा हूं। और देख ले इस गिलास में अगर 1 लीटर वाटर है, जो हम पढ़ चुके हैं उसी से पूछ रहा हूं। 1 लीटर पानी है इसमें, 1 लीटर, तो बता वाटर की कंसंट्रेशन कितनी होती है? बताओ 55.55 फिक्स्ड होती है ना। अच्छा बता 1 लीटर वाटर की कंसंट्रेशन 55.55 है, तो बता हाफ कर दूं तो हाफ लीटर की क्या आधी हो जाएगी? क्या नहीं होगी? क्यों? क्योंकि मोल आधे होंगे तो वॉल्यूम भी तो आधा हो गया ना साथ में, तो कंसंट्रेशन चेंज हुई है सेम। अच्छा 1 लीटर वाटर की pH 7, तो हाफ लीटर की क्या 3.5 हो जाएगी क्या? क्योंकि कंसंट्रेशन कहां बदली? pH तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। pH कंसंट्रेशन इंटेंसिव। लेकिन फिर कुछ को लगता है कि हमने तो आयनिक में पढ़ा था कंसंट्रेशन बदलते हैं तो pH बदलती है, लेकिन बदले कैसे यहां एक्चुअल में? हाइपोथेटिकली बदलते हैं, रियल में कहां बदलते? कुछ मिला है निकाल थोड़ा सकता हूं, वरना नया सिस्टम बन जाएगा। ओवरऑल देखो, इसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करने, ओवरऑल तो पूरा एक ही तो सिस्टम है ना, वो थोड़ा बदला मैंने, सिस्टम तो वही का वही रखा है। तो ये क्लियर सबको? अच्छा नर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग कुछ को तो अभी लग रहा था गलती से लिख दिया यहाँ, तो ई नॉट सेल होना चाहिए था क्योंकि वो कौन फिक्स्ड होता है। बट बता नर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है ना ई सेल, और जब कंसंट्रेशन नहीं बदल सकती सॉल्यूशन को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करने पर, तो बता ई सेल बदलेगा क्या? तो ई सेल ई नॉट सेल दोनों इंटेंसिव होते हैं। मीनिंग क्लियर सबको ये? लेकिन वो इंटेंसिव का मतलब क्या है वो तो क्लियर हो हमें, ये समझ में लिख ले सबने। अच्छा यहां तक क्लियर सबको, ये सब बता दिया मैंने। अच्छा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कभी भी अमाउंट पर डिपेंड करते हैं क्या किसी के? मतलब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस ही बोलते हो ना, चाहे तुम 1 लीटर वाटर लो चाहे हाफ लीटर लो, फ्रीज तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही होगा। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस बोलते हो, 1 लीटर लो चाहे हाफ लीटर लो, बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस 50 हो जाता है क्या? जल्दी होता है बस बॉइल। आधा लीटर लूंगा तो पानी टाइम कम लगेगा बॉइल होने में, बट बता टाइम से कुछ मतलब है क्या थर्मोडायनेमिक्स में? मेल्टिंग पॉइंट आइस का 0 डिग्री सेल्सियस फिक्स्ड होता है ना, अमाउंट पर डिपेंड करता है क्या? तो बता मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट सब इंटेंसिव हुई ना, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता, आधा कर दोगे तो भी वही रहेगा। अच्छा विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर डिपेंड करती है। आईएमएफ और आईएमएफ बता कभी अमाउंट पर डिपेंड करते हैं क्या? तुमने पूरी इनऑर्गेनिक पढ़ी, कभी भी अमाउंट से आईएमएफ नहीं बदले, बॉन्ड वो सेम रहते हैं। तो बता ये भी इंटेंसिव। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर मीडियम का अलग अलग, लेकिन होता तो फिक्स्ड है ना, एयर वाटर या ग्लास सबका अलग अलग, लेकिन होता तो फिक्स्ड है, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता। इनका ध्यान रखना, मतलब ध्यान से पढ़ो, मास लिखा है या मोलर मास लिखा है, ये ध्यान रख।
मोलर मास लिखा है। मोलर का मतलब क्या हो गया? 1 मोल सब्सटेंस का मास, 1 मोल का मास। और किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होता है। मतलब उसका अगर वो एटम है तो एटॉमिक मास होता है मोलर मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास होता है। और ये कभी नहीं बदलता, फिक्स होता है। तभी तो बोलते हो हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1, मॉलिक्यूलर वेट 2, फिक्स बोलते हो ना। अमाउंट कितना भी ले लो, क्योंकि वो तो 1 मोल का होगा हमेशा। तो ये ध्यान से पढ़ना, मास लिखा है या मोलर मास लिखा है, क्योंकि मास तो कितने भी मोल का हो सकता है, बट मोलर मास फिक्स्ड है 1 मोल का ही होगा, तभी तो सेम आता है। अच्छा, वॉल्यूम लिखा है या मोलर वॉल्यूम लिखा है? फिर से ध्यान रखना, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, बट पर मोल डिफाइन करते ही वो इंटेंसिव हो जाता है। जैसे तुम बचपन से पढ़ रहे हो, किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम एट एसटीपी 22.4 लीटर फिक्स बोलते हो ना, मतलब इंटेंसिव हुआ ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। अच्छा, ये हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है, बट स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी इंटेंसिव होती है। क्यों? वो तो मैं इनको जब पढ़ाऊंगा आगे तो बता दूंगा, बट सिंपल सा रीजन, फिजिक्स में पढ़ चुके हो। अच्छा था, वाटर की स्पेसिफिक हीट, कितना भी वाटर ले लो तुम, मतलब हमेशा 1 कैलोरी पर केल्विन पर ग्राम बोलते हो ना, मतलब 1 ग्राम के लिए डिफाइन करते हो ना। चाहे कितना भी वाटर ले लो, डिफाइन 1 ग्राम के लिए करोगे तो हर बार सेम आएगा वो, इसलिए वो उसकी यूनिट, उसका रीजन है, वो पर ग्राम डिफाइंड होता है। और मोलर का मतलब फिर से 1 मोल के लिए डिफाइंड है, जबकि ये कितने भी मोल के लिए हो सकती है। तो मीनिंग क्लियर सबको है? अब ये तो हमने रीजन सबका क्लियर कि क्यों हमने इंटेंसिव बोला इनको। अब इन्हीं को जो मैंने सारी चीजें बोली, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इन्हीं से पूछता है। वो तुमसे पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट या इनकरेक्ट, या असर्शन रीजन में भी इनको पूछता है, जो मैं लिखवा रहा हूं 3 नोट लिख ले। इन्हीं को समराइज कर रहा हूं, दोनों को जो पॉइंट्स लिखे हमने, कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी, एक्सटेंसिव इंटेंसिव की। लिख ले नोट फर्स्ट, the ratio of two extensive properties, the ratio of two extensive properties indicates an intensive property. The ratio of two extensive properties indicates an intensive property. Second point लिखे, an extensive property can be converted into intensive property, can be converted into intensive property when it is defined for unit amount of substance. When it is defined for unit amount of substance, in bracket लिख लें, unit amount का मतलब क्या है? unit amount of substance, in bracket per gram, in bracket per gram और per mole, per gram और per mole और per unit volume, इन ब्रैकेट लिख लें, पर ग्राम और पर मोल और पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट एरिया, और पर यूनिट एरिया। थर्ड लिख लें, द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज of a same substance, the extensive properties of a same substance can be additive. The extensive properties of a same substance can be additive, but its intensive properties are non-additive. But its intensive properties are non-additive. Intensive properties are non-additive. अब ये जो तीनों पॉइंट्स हमने लिखे, ये मैं पढ़ा चुका हूं। बोल बैक ले,
अभी जो फर्स्ट लिखा कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो हमेशा इंटेंसिव होएगा। मोल वॉल्यूम दोनों एक्सटेंसिव है बट उनका रेशियो कंसंट्रेशन क्या है, इंटेंसिव। मा फोर्स एरिया दोनों एक्सटेंसिव बट उनका रेशियो प्रेशर इंटेंसिव। मास वॉल्यूम एक्सटेंसिव बट उनका रेशियो डेंसिटी इंटेंसिव। अच्छा मास बोल रहे नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है ना फॉर्मूला। तो बता मैं यहां से ये लिख सकता हूं ना, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। बोलो। अच्छा मास मोल क्या है, एक्सटेंसिव बट उनका रेशियो मॉलिक्यूलर वेट मतलब मोलर मास इंटेंसिव है ना। अब ये क्यों हो जाता है उसका रीजन है सेकंड पॉइंट, क्योंकि जब हम दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिवाइड करते हैं तो जो न्यूमरेटर वाली प्रॉपर्टी होती है वो डिनोमिनेटर वाली प्रॉपर्टी के यूनिट अमाउंट के लिए डिफाइन कर देते हो। प्रेशर को क्या बोलते हो, फोर्स पर यूनिट एरिया, मोल पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर मोल, तभी तो मोलर मास हुआ ना। तो ब्रैकेट में पढ़ो, यूनिट अमाउंट के लिए डिफाइन कर दें तुमने दो डिवाइड करके। रीजन क्या है उसका, पर मोल पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट एरिया पर ग्राम स्पेसिफिक हीट। हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव बट स्पेसिफिक हीट होते ही वो क्या हो गई, इंटेंसिव हो गई ना। या इन दोनों को मैं और शॉर्ट में बोलूं कि ये हमारे आगे चैप्टर में बहुत काम आएगा, कि किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के नेम में प्रीफिक्स स्पेसिफिक या मोलर लिख दूं तो वो इंटेंसिव हो जाती है। मतलब मास एक्सटेंसिव है बट मोलर कर लिखते ही इंटेंसिव हो गया ना। हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है बट स्पेसिफिक लिखते ही इंटेंसिव हो गई ना। तो गिब्स एनर्जी क्या है, एक्सटेंसिव, गिब्स एनर्जी पर मोल इंटेंसिव हो जाएगी। तो खाली गिब्स एनर्जी मत मत रट लेना आगे, वो पर मोल लिखा हो तो वो इंटेंसिव हो जाएगी फिर वो, क्योंकि बता 1 मोल के लिए डिफाइन करूंगा ना फिर तो मैं उसको वो फिक्स जाएगी हर बार फिर 1 मोल के लिए। तो बताइए क्लियर सबको। थर्ड पॉइंट पढ़ो कि किसी सेम सब्सटेंस की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को मैं ऐड कर सकता हूं जबकि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को ऐड नहीं कर सकता, लेकिन अलग अलग सब्सटेंस है सेम सब्सटेंस। तो बोल पाए ले, तो मैं तुमसे अगर बोलूं सपोज दोनों गिलास में पानी है, सेम सब्सटेंस ले रहा हूं ना मैं, इसमें 1 लीटर वाटर है इसमें 2 लीटर वाटर है, मतलब मिक्स कर दो तो मिक्सचर का वॉल्यूम, अरे बोलो कितना होगा, 1 लीटर 2 लीटर, तो बता पूरा मिक्स कर दे तो कितना होगा 3 लीटर, मतलब 1+2 किया ना तुमने, मतलब मिक्सचर का वॉल्यूम बढ़ गया ना, V1+V2 करके लाए। अच्छा इसमें 5 मोल है इसमें 10 मोल है तो मिक्सिंग के बाद 15 मोल, मतलब N1+N2 कराना मोल को। अच्छा इसमें मास 10 ग्राम इसका 20 ग्राम तो मिक्सचर के बाद 30 ग्राम, मतलब M1+M2 किया। और मास मोल वॉल्यूम तीनों जिनको तुमने ऐड किया वो एक्सटेंसिव या इंटेंसिव। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सेम सब्सटेंस कैन बी एडिटिव। बट अगर मैं तुमसे बोलूं इस पहले गिलास में डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर एमएल, दूसरे में 1 ग्राम पर एमएल डेंसिटी, मिक्सिंग के बाद 2 ग्राम पर एमएल हो जाएगी क्या। मास बढ़ेगा तो सेम रेशियो में वॉल्यूम बढ़ेगा ना, तो डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम सेम रह जाएगी ना फिर से। तो ऐड किया क्या डेंसिटी को, D1+D2 नहीं करा। दूसरा पहले गिलास का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का, दूसरे गिलास में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, मास बढ़ने पर क्या 200 हो जाएगा क्या। तो एडिटिव या नॉन एडिटिव, समझ में आया? तुमने जो लिखा कि सेम सब्सटेंस, लेकिन वो सेम सब्सटेंस है अलग अलग मत मिलाना फिर तो चेंज हो जाता है फिर तो। तो बताइए क्लियर सबको ये। तो सेम सब्सटेंस की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एडिटिव होती है, ऐड कर सकते हैं, जबकि अलग इंटेंसिव को ऐड नहीं कर सकते। सिंपल सा रीजन, थियोरेटिकली कुछ नहीं है। अब वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में ये पूछता है तो बता सकते हो, बता मीनिंग क्लियर। अब ये जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है ये हम स्टडी किसमें करते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में। तो लिख लें नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। अब तुम्हें ध्यान हो, पूरी केमिस्ट्री में हम सबसे ज्यादा जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस यूज करते आ रहे हैं वो है आइसोथर्मल। लिख ले, आइसोथर्मल
थर्मल प्रोसेस। अच्छा, हमने स्टार्टिंग से अच्छा, आइसोथर्मल का मतलब जिस प्रोसेस में थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर बदले या कांस्टेंट रहे, मतलब पूरे प्रोसेस में सेम टेम्परेचर पर हो जाए। मतलब मैं तुम्हें सिंगल टेम्परेचर दे दूं पूरे क्वेश्चन में, बोलूं कौन सा प्रोसेस होता, क्या होगा? आइसोथर्मल। क्योंकि वो लिख देगा आधे क्वेश्चंस में तो खुद यहां पर कि ये आइसोथर्मल है। बट अब यहां पर मैं तुमसे बोलूं, अगर जैसे लैंग्वेज बोल रहा हूं पहले क्वेश्चन की, मैं तुमसे बोलूंगा प्रोसेस इज कैरिड आउट एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने क्या बोला? प्रोसेस इज कैरिड आउट एट 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब पूरा प्रोसेस सेम टेम्परेचर पर हो रहा है ना। तो बता वो कौन सा हो गया? आइसोथर्मल। या वो आधे में खुद लिख देगा गैस इज एक्सपैंडेड या कंप्रेस आइसोथर्मली। तो आइसोथर्मली बोला मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट यूज करना है। या थर्ड, हमने ना पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में हमने हमेशा बोली ये बात कि जब तक कि खुद तुम्हें क्वेश्चन स्पेसिफिकली ना लिख दे टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड, या दो टेम्परेचर ना दे दे, तब तक बता हमेशा टेम्परेचर कांस्टेंट मानते थे ना हम। तो कौन सा मानते थे हम? आइसोथर्मल तो पढ़ रहे थे अभी तक सबसे ज्यादा। तो केमिस्ट्री में आइसोथर्मल पढ़ते हैं, फिजिक्स में तुम सबसे ज्यादा पढ़ते हो एडियाबैटिक, वहां वो पढ़ते हो। तो लिख ले आइसोथर्मल में थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर वेरिएबल या कांस्टेंट है? कांस्टेंट। अच्छा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, प्रोसेस होता है तो इनिशियल फाइनल स्टेट डिफाइन करोगे ना, लेकिन बता उस इनिशियल और फाइनल स्टेट पर टेम्परेचर इसका बदलेगा या सेम रहेगा? तो बता टेम्परेचर जीरो या चेंज इन टेम्परेचर जीरो? चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है आइसोथर्मल में, ना कि टेम्परेचर जीरो। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से इनिशियल फाइनल स्टेट पर टेम्परेचर सेम रहेगा, इसलिए चेंज इन टेम्परेचर जीरो। और अब इसका अच्छा क्वेश्चन जो आगे मैंने अभी बोला भी था, फिर दोबारा बोला, ये जो मैं लिखवा रहा हूं एग्जाम्पल्स, ये मुझे अगर अच्छा करना हो, मैंने बोला जो मैं आज पढ़ा रहा हूं ये हमने यूज करना आ गया, ये याद रह गया, हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे अच्छे वाले आगे के, जिसमें बस याद आ जाए वो कौन सा प्रोसेस है। और वो एग्जाम्पल जो मैं लिखवा रहा हूं वहां से तुम्हें ध्यान आना चाहिए। तो लिख ले एग्जाम्पल आइसोथर्मल का। ऑल, बोर्ड पर लिख ले, फेज ट्रांजिशंस, all phase transitions occur at constant temperature, occur at constant temperature। और ये जो फेज ट्रांजिशंस होते हैं, ये सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो होते हैं फिजिकल स्टेट चेंज वाले प्रोसेस। और ये हम पढ़ते हैं तीन टाइप के, फ्यूजन, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन। और वो तुम्हें इनका लिख ले, लिखने का ये फर्स्ट लिख लो, फ्यूजन, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, ये सब आइसोथर्मली होते हैं। कैसे? इनका मीनिंग समझना, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है एग्जाम वालों को इसके क्वेश्चन, चाहे वो एंथैल्पी में हो, चाहे एंट्रोपी में हो, चाहे गिब्स एनर्जी में हो, सब में इनका मीनिंग बहुत अच्छा लगता है उनको यूज करना। और सब में काम आना है कि टेम्परेचर कांस्टेंट, ये याद आ गया तो बहुत इजी क्वेश्चन। फ्यूजन का मतलब है सेम सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट, लेकिन अलग अलग सब्सटेंस का नहीं बोल रहा हूं, सेम सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट सॉलिड से कन्वर्ट हो लिक्विड में। लिख ले, एट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। और बता मेल्टिंग पॉइंट कभी किसी का बदलता है क्या? तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हुआ ना, इसलिए आइसोथर्मल है। जैसे बोल दो फ्यूजन ऑफ आइस, तुम्हें इक्वेशन लिखना आनी चाहिए। ये इक्वेशन लिख ली, हम क्वेश्चन कर लेंगे, वर्क डन में भी पूछेगा, इसमें सब में पूछेगा, हर टॉपिक में आगे, मीनिंग बस हमें याद आए। तो बता, मैंने बोला फ्यूजन ऑफ आइस, तो क्या इक्वेशन लिखोगे? H2O सॉलिड गिव्स H2O लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन। तो तुम्हें क्वेश्चन में टेम्परेचर काम लेगा, लेकिन देगा नहीं वो क्वेश्चन में क्या टेम्परेचर है। वो तुम्हें याद आए कि वो फ्यूजन बोल रहा था, तो तुम्हें बता दिया उसने मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस के अलावा कोई और हुआ सॉलिड तो खुद बता देगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, खाली वाटर का याद रखना हमने। वेपराइजेशन का मीनिंग बताओ। वेपर में बदलेगा, वेपर में कौन बदलता है? लिक्विड। तो लिक्विड से किसमें बदले?
वेपर्स में या गैस में, लेकिन एट बॉइलिंग पॉइंट। तो बता वेपराइजेशन ऑफ वाटर का मीनिंग, इक्वेशन बताओ। H2O लिक्विड गिव्स H2O गैस एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो बता बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होता है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर हुआ ना। सब्लिमेशन, सॉलिड से वेपर्स बने या गैस बने डायरेक्टली एट सर्टेन टेम्परेचर टी। इसका कुछ नेम नहीं होता, इस सब्लिमेशन, बस समझने के लिए हम बोल देते हैं सब्लिमेशन टेम्परेचर, बट सिंपली बोलते हैं एट अ सर्टेन टेम्परेचर टी। तो ये ध्यान रखना, अगर कहीं भी फ्यूजन वेपर, आगे भी बोल दूंगा मैं, बट फ्यूजन वेपराइजेशन सब्लिमेशन बोले तो बता फ्यूजन वेपराइजेशन में तो टेम्परेचर कौन से हैं वो भी बता दी ना उसने, कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसका टेम्परेचर का कुछ नेम नहीं होता, लेकिन टी हम बोलते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये ध्यान रखोगे। तो और भी होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा काम आते हैं वो बता रहा हूं मैं, आगे तो और जगह में खुद बता देगा क्वेश्चन में वो। ये क्लियर सबको है। सेकंड लिखे आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस तुम्हें बता दो क्या मीनिंग। आइसोबार मतलब सेम, अच्छा बार किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की, तो बता सेम प्रेशर रहे थ्रू आउट द प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट रहे। और प्रेशर कांस्टेंट रहे तो मतलब इनिशियली और फाइनल स्टेट पर प्रेशर बदलेगा या सेम, और सेम तो चेंज इन प्रेशर होगा या जीरो, चेंज इन प्रेशर जीरो। बट बता क्या प्रेशर जीरो होगा क्या, नहीं होगा, प्रेशर जीरो नहीं बोल रहा हूं, चेंज इन प्रेशर जीरो। तो मैं तुमसे लैंग्वेज में बोलूंगा। और एक चीज ध्यान रखना, आइसोबैरिक प्रोसेस जो होता है इसको वो कभी भी नहीं लिखेगा। ऐसे आइसोथर्मल में तो बोला, आधे क्वेश्चंस में खुद लिख देगा प्रोसेस अकर्स आइसोथर्मली, आइसोबैरिक में कभी नहीं लिखेगा, आइसोकोरिक में कभी नहीं लिखेगा, इन दोनों में कभी नहीं लिखता आइसोबैरिक है आइसोकोरिक है। तुम्हें ही पहचानना है हर बार लैंग्वेज से। क्वेश्चन सुन ले, मैं तुमसे बोलूं प्रोसेस इज कैरिड आउट एट 2 atm प्रेशर, तो मैंने क्या बोला, प्रोसेस इज कैरिड आउट मतलब थ्रू आउट द प्रेशर 2 atm ही रहता है, तो वो कौन सा हो गया, आइसोबैरिक। एग्जाम्पल लिख ले, इसका ध्यान रखना, इट इज कैरिड आउट, it is carried out in an open vessel, it is carried out in an open vessel, it is carried out in an open vessel। तो क्यों बोला, बोल बैक ले। अच्छा ये ओपन वेसल है ना, अच्छा इस ओपन वेसल में कोई भी प्रोसेस होगा तो उस पर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट होगा ना, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट होगा ना प्रोसेस ये, तो लेकिन मतलब पूरे प्रोसेस जब तक होगा तब तक क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदलता है या ऑलवेज कांस्टेंट। तो ओपन वेसल में लिख दे तुम्हें क्वेश्चन में, तो तुम्हें ध्यान आया कि उसने प्रेशर कांस्टेंट बता दिया। थर्ड लिख ले आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस। अच्छा आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट। अच्छा वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब इनिशियली और फाइनल स्टेट पर वॉल्यूम सेम रहेगा। अच्छा सेम रहने का मतलब अगर 5 लीटर वेसल है तो 5 लीटर ही रह जाए, तो बता वॉल्यूम उसका बदला या कांस्टेंट, कांस्टेंट, क्योंकि गैस का खुद का वॉल्यूम या वेसल का वॉल्यूम, वेसल का वॉल्यूम। तो बता डेल्टा वी जीरो या वी जीरो, डेल्टा वी जीरो। एग्जाम्पल सीख ले, इसके 2 एग्जाम्पल्स हैं, हाँ दोनों पूछता है। एग्जाम्पल लिख ले, लिखे क्लोज्ड वेसल, या लिख ले इट इज कैरिड आउट इन अ, इट इज कैरिड आउट इन अ closed vessel, closed vessel or rigid container, closed vessel or rigid container, closed vessel or rigid container।
अब ये जो लिखा है इसका मीनिंग समझना, बोर्ड पर लिख लें। इस बॉटल में अगर गैस फिल्ड है तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, कम होगा या सेम रहेगा? क्यों? क्लोज्ड है। अच्छा, क्लोज वेसल की वजह से ही वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है या रिजिड बाउंड्रीज है? तो क्लोज्ड वेसल में लिख दे तो ध्यान रखना, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में अगर क्लोज्ड वेसल लिखा है तो हमेशा रिजिड बाउंड्रीज मानेंगे, और रिजिड बाउंड्रीज मानूंगा तो बता अभी ये फ्लेक्सिबल तो है ही नहीं, तो वॉल्यूम बढ़ या कम तो हो नहीं सकता, इनका श्रिंक या एक्सपैंड तो हो नहीं सकती बाउंड्रीज ये, तो बता फिर वॉल्यूम वेरिएबल या कांस्टेंट? तो ये ध्यान रखना, क्लोज वेसल में हमेशा रिजिड बाउंड्रीज मानेंगे। तो अब ये एग्जाम का क्वेश्चन, फिर उसने पूछा था आगे, तुम्हें थोड़ा सा ध्यान हो, मतलब वर्क डन पूछा था इन रिजिड कंटेनर, और माइनस पी डेल्टा वी तुम फॉर्मूला पढ़ते थे, तो बता डेल्टा वी तो जीरो, वर्क डन जीरो, खत्म क्वेश्चन। लेकिन हमें याद है रिजिड कंटेनर को पढ़ के कि रिजिड कंटेनर का मतलब क्लोज वेसल मानूंगा मैं, तो ये चीज ले सबको ये सेकंड लिखे। आगे हम कैलोरी मीटर पढ़ते हैं, और तुम्हें ध्यान हो तुम कैलोरी मीटर, वहां बॉम्ब कैलोरी मीटर अलग अलग टाइप के पढ़ते थे, तो लिख लें इन बॉम्ब कैलोरी मीटर, अभी बस लिख लें इन बॉम्ब कैलोरी मीटर, इन बॉम्ब कैलोरी मीटर process is carried out at process is carried out at process is carried out at constant volume, process is carried out at constant volume, प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये ध्यान रखना, अभी तो तुमसे क्वेश्चन में लिख दे, आगे बहुत यूज करने वाले हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर या क्लोज वेसल, तो जब बॉम्ब कैलोरीमीटर लिख दे तो तुम्हें उसको देखते पता चल जाना चाहिए, उसने बता दिया कि प्रोसेस इज आइसोकोरिक, मतलब वॉल्यूम क्या रहेगा उसका, कांस्टेंट रहेगा। तो बता मीनिंग क्लियर सबको, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर में, क्यों वो तो आगे बता दूंगा, अभी बस ध्यान है, खाली इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूं बस में, और ये हमें आता है तो आगे बहुत इजी सब। फोर्थ लिख ले एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, और ये तुम फिजिक्स में ज्यादा पढ़ोगे। और एक चीज मैं बोला पढ़ाने के पहले ही सुन ले, एडियाबैटिक प्रोसेस मैं पढ़ाऊंगा, वर्क डन के भी करेंगे हम आगे क्वेश्चंस इसके, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं एडियाबैटिक प्रोसेस के क्वेश्चंस फिजिक्स के अकॉर्डिंग ही कर लेना, केमिस्ट्री में भी। अगर केमिस्ट्री में भी वर्क डन का क्वेश्चन हो एडियाबैटिक का या किसी भी का, तो फिजिक्स से कर लेना, आंसर सेम आएगा, क्योंकि वहां तुम डिटेल में पढ़ते हो, हम खाली इंट्रोडक्शन पढ़ते थोड़ा सा इसका, यहां डिटेल में हम तो आइसोथर्मल पढ़ते हैं सबसे ज्यादा। एडियाबैटिक के लिए पहले मैं बोल रहा हूं फिजिक्स से करना, कोई कंफ्यूजन नहीं, इसके लिए मैं बोल रहा हूं स्पेसिफिकली। अच्छा, एडियाबैटिक का मीनिंग लिख लें, इन विच नो हीट इज, in which no heat is released or no heat is released or absorbed by the system, no heat is released or absorbed by the system, no heat is released or absorbed by the system, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस को एडियाबैटिक, या और सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं, बोल ले कि वो प्रोसेस, सबसे सिंपल मीनिंग ध्यान रखना है, वो प्रोसेस जो बिना हीट एक्सचेंज विद सराउंडिंग्स के हो जाए, मतलब जिसके लिए कोई हीट रिक्वायर्ड ना हो फिर भी वो प्रोसेस हो जाए, तो वो क्या होगा, एडियाबैटिक। अब कैसे होता है तो बोल बैक ले, जैसे सपोज मैं बोलूं ये कोई सिस्टम है, इसके अभी ये क्लोज्ड है ना, लेकिन क्लोज्ड को मैंने क्या कर दिया, इंसुलेशन कर दिया, तो बता अब ये हीट रिलीज या एब्जॉर्ब करेगा क्या, मतलब हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एडियाबैटिक में होगा या जीरो, तो लिख लो। अब ये क्वेश्चन एग्जाम का खाली इतना सा पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, और उसमें ऑप्शन क्यू इक्वल्स टू जीरो, बोले बहुत इजी से क्वेश्चन आते हैं इसके।
मीन्स ना तो हीट रिलीज होती है ना हीट एब्जॉर्ब्ड होती है। अच्छा, ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस है, सिंपल सा मीनिंग तो मैंने बोल दिया, वो प्रोसेस जो बिना हीट एक्सचेंज विद सराउंडिंग्स के हो जाए। और हीट एक्सचेंज दो तरह का हो सकता है ना, रिलीज एब्जॉर्ब। तो सिस्टम ना तो हीट रिलीज करे ना एब्जॉर्ब करे, फिर भी प्रोसेस हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एडियाबैटिक। जो तुम पढ़ते हो वर्क डन तो होता है ना, एक्सपेंशन कंप्रेशन तो पढ़ते हो ना, एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एनसीवी डेल्टा टी या पीवी रेस टू द पावर गामा -1, या सब पढ़ते थे ना, टीवी रेस पर गामा -1 कांस्टेंट, पीवी रेस पर गामा कांस्टेंट। तो वो सब किसके हैं, एडियाबैटिक में वर्क डन तो होता है ना। तो बस लिख ले। तो अब इसका लेकिन यहां पर क्वेश्चन जो फिर एग्जाम में आया था, ये सब लैंग्वेज वो बता रहा हूं जो एग्जाम की हमने वो थ्योरी में मिक्स कर रहे हैं। अच्छा, ये किस में होता है जनरली, ऑलवेज नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने सिंपल सा मीनिंग तो बोल दिया, वो प्रोसेस जो बिना हीट एक्सचेंज के हो जाए, कोई चाहे कोई भी सिस्टम हो। लेकिन मतलब ये जनरली होता किसमें, हीट एक्सचेंज विद सराउंडिंग्स कब नहीं हो सकती, जब वो क्लोज्ड इंसुलेटेड वेसल हो। आइसोलेटेड नहीं लिखता वो, इसमें है वही मीनिंग लेकिन लिखता नहीं है वो, जो मैंने दूसरा मीनिंग थर्मस फ्लास्क के साथ लिखा था वो लिखेगा वो क्वेश्चन में। देखिए, इट इज कैरिड आउट, it is carried out in closed insulated vessel. It is carried out in closed insulated vessel. Closed insulated vessel. फिफ्थ लिख लें, cyclic process. Cyclic process. लिख लें, if a process undergoes through different thermodynamic processes, and finally return to its initial state. If a process undergoes through different thermodynamic processes and finally return to its initial state, तो हम उसको क्या बोल देंगे, साइक्लिंग। मतलब जहां से स्टार्ट हो वहीं पे खत्म हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लें, इसी का जो प्रॉपर्टी जो इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, चेंज। नेक्स्ट पॉइंट लिख लें, इन साइक्लिक प्रोसेस change in all state functions is equals to zero. Reason बता, because initial and final state of system is same. Initial and final state of system is same. अच्छा था, वैसे भी स्टेट फंक्शंस का मेजरमेंट तो इनिशियल फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम पर डिपेंड करता है ना ओनली। और पता जब जहां से स्टार्ट होगा वहीं खत्म हो जाएगा, तो फिर इनका इनिशियल फाइनल स्टेट अलग या सेम। तो बोर्ड पर देख ले, ये बना भी लेना, ये लिख भी लेना। तो द डेल्टा वी जो क्वेश्चन पूछे, एग्जाम का क्वेश्चन है, उसने ये लिखे थे कि किसकी वैल्यू फॉर अ साइक्लिक, ये एम्स का क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा लगता है एम्स वालों को। पहले वो सेम क्वेश्चन 2-3 बार पूछा उन्होंने, पहले 2014 के बाद से या 2010 के बाद से। तो उसने सिंपल सा पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट या नॉट करेक्ट फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस। तो बता, डेल्टा V0, डेल्टा P0, डेल्टा T0, डेल्टा U0, डेल्टा H, डेल्टा S, डेल्टा G0 है ना, सब ये स्टेट फंक्शंस है ना। तो इनका मेजरमेंट तो खाली इनिशियल फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा, इसलिए इनका मेजरमेंट चेंज क्या होगा, 0। लेकिन बता, क्या वर्क डन और हीट 0 होगी क्या? क्यों?
ओके ये तो पाथ पर डिपेंड करता है। अब उसमें ऑप्शन था एक W इक्वल्स टू 0, तो बता वो करेक्ट या इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि बता यहां ध्यान से देखो। अच्छा हमने क्या लिखा है, एक वर्ड लिखा है इसमें कि प्रोसेस अंडरगोज थ्रू डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। तो अगर मैं पीवी ग्राफ बनाऊं साइक्लिक प्रोसेस का, तो बता ए से स्टार्ट हुआ, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से ए गया, मतलब इनिशियल फाइनल स्टेट डिफरेंट या डिफरेंट या सेम? सेम। अच्छा मैं तुमसे पूछूं, ए टू बी कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक। बी टू सी आइसोबारिक। C2 है, दोनों बदल रहे। प्रेशर वॉल्यूम तो बता हर बार कुछ ना कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज बदल रही है ना, और ये अलग अलग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से होता हुआ इनिशियल स्टेट पर आया ना, अंडरगोज थ्रू डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। वरना ये समझना, वरना कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि जो खाली इनिशियल फाइनल स्टेट देखते हैं कि यहां तो स्टेट ऑफ सिस्टम तो बदली नहीं, फिर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्यों बोला? तो इंडिविजुअल स्टेप के रेस्पेक्ट में बोला। लेकिन मतलब वर्क डन क्यू तो पाथ फंक्शन एरिया अंडर द कर्व, तो वो तो 0 नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन अब एक चीज बोला, ये जो मैं बोला इस चैप्टर को मैंने बोला बहुत इजी है, बट ये जितना मैंने पढ़ा दो इसको उसी दिन जाके पढ़ना। इसके लिए मैं दोबारा बोला इसको साथ में पढ़ लेना है, तो ये एक थ्योरी इसकी हमेशा याद हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट्स जो लिखे एग्जांपल्स वो काम के। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।